मैसेज आ गया। अभिजीत रिकॉर्डिंग मिला ना मैसेज? हाँ सर। ओके सर। अच्छा तो चलो सर स्टार्ट करते हैं फिनांस का क्लास, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अभी इक्विटी कैपिटल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कशन कर रहे हैं और उसी में कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर हम लोग कुछ अप्रोच को लेके डिस्कशन कर रहे थे। होमवर्क भी दिया था। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि आप इसमें शेयर का वैल्यूएशंस भी कर सकते हो, ठीक है। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता, प्लीज ये मौका का लाभ उठाओ, ठीक है। हाँ भेजा था, मैं देखा तो उसी दिन भेज दिया था, और भी 2-3 जन भेज दिया। आंसर मैच हो गया सर। कितना आया था आंसर देखा? 30 पॉइंट, हाँ इंटरेंसिक वैल्यू 30.77। तो राजनी पूछते पर इसमें की कथा ये अमन होएगा, ठीक है। चलो पहले होमवर्क जो दिया था उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद अ, क्या बोलते हैं न्यू टॉपिक, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लिया सर। बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो स्क्रीन शेयर है आप लोग? हाँ सर। अच्छा तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लेके काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर चुके थे। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि हम लोग CAPM मॉडल में बातचीत किए थे, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज सेलिब्रेटेड मेथड है। उसमें डिस्कशन हुआ है लास्ट कुछ क्लासेस में। CAPM मॉडल में डिस्कशन हुआ है। ताथा गुड इवनिंग ताथा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट 2 क्लास में CAPM मॉडल डिस्कशन किए, और उससे पहले रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में डिस्कशन किए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करना इट्स नॉट अ वेरी वेरी इजी थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है। मैंने सिंपल बात है, जब हम लोग किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं सर, पॉइंट यही है कि जब किसी कंपनी के शेयर में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमें ये वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको इतना परसेंटेज रिटर्न दूंगा। अगर वो वादा कर दिया, आपको प्रॉमिस कर दिया कि भाई हाँ चलो आपको मैं इतना परसेंटेज रिटर्न देता हूँ, तो अगर वो परसेंटेज फिक्स करता है ना, तब वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, या फिर इक्विटी फिनेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिक्स रिटर्न तो लोन में होता है, फिक्स रिटर्न प्रेफरेंस डिविडेंड में भी होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। फिक्स रिटर्न बॉन्ड में हो सकता है, डिबेंचर में हो सकता है, बट इक्विटी में फिक्स कैसे हो सकता है? ये कहने का मतलब ऐसा है कि अब मतलब अगर आप फिक्स्ड इक्विटी इंटरेस्ट मांग रहे हो, मतलब ऐसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक कंपनी की तरफ से सोचना है, और दूसरा इन्वेस्टर की तरफ से सोचना है, ठीक है। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरा इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बार बार यही सब चीज मैं मतलब घुमा फिरा के बात करता हूँ, धीरे धीरे देखना समझ में आएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी को अपना कैपिटल जुगाड़ करने के लिए अलग अलग सोर्स का हेल्प लेना पड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? जहां से पैसा मिले भाई वही इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी को बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा। आप लोग अकाउंट्स में कैपिटल से एंट्री करते हो, कैपिटल बिना बिजनेस होता नहीं है। तो वो कैपिटल का जुगाड़ कैसे करे, और उसको कितना चीप में बेस्ट कैपिटल मिले, चीप में बेस्ट, ठीक है। सर चीप में बेस्ट होता है क्या? सर चीप में बेस्ट होता है कि नहीं वो तो पता नहीं प्रॉपरली, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं या फिर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, इनका रोल प्ले यही होता है कि वो कंपनी के लिए सस्ता से सस्ता तरीके से फाइनेंस जुगाड़ करता है।
कंपनी की हैसियत के हिसाब से। सर मिल जाता है क्या हमेशा? सर इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो सस्ता लोन मिल जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ कम है तो फिर लोन महंगा हो जाता है। ये इसको समझने के लिए आप एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो कि आप खुद को कंपनी के बारे में जब भी सोचते हो आपको टफ लग रहा है कि भाई कंपनी क्या चीज़ है हमको क्या पता, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल को एक कंपनी मानो 2 मिनट के लिए। फील दैट आप एक इंडिविजुअल हो ना, आप अपने आप को एक कंपनी मानो। अब मानो कि आपको खुद बिजनेस करना है तो आप इसको कंपनी तो नहीं बोलोगे, सोल प्रोप्राइटर बोलोगे। ऐसे आजकल एक बिजनेस मॉडल बन गया है सर एज पर कंपनीज एक्ट कि सोल प्रोप्राइटरशिप माने एक अकेला इंसान भी एक कंपनी बना सकता है। क्या कहते हैं उसको? एक अकेला इंसान भी एक कंपनी बना सकता है, उसे क्या कहते हैं? वन ओपीसी। पर्सन कंपनी, ओपीसी। थैंक यू सर। तो आप एक ओपीसी भी तो हो सकते हो, है ना? डिफरेंस, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। वो ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या होता है? सर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस माने नॉर्मल बिजनेस जो आसपास में हम लोग देखते हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, जस्ट एक बेसिक ट्रेड लाइसेंस हो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंप्लायंस रिलेटेड मैटर नहीं है, गवर्नमेंट को बात बात में जवाब देना पड़ेगा ऐसा भी कोई मैटर नहीं है। आप बस अपना कमाओ, इनकम होगा तो टैक्स दो, जीएसटी होगा तो रिटर्न भरो, अगर एलिजिबिलिटी होता है तो क्राइटेरिया। अदरवाइज सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में ज्यादा झमेला नहीं है। कॉम्पिटिटिवली ओपीसी माने वो एक कंपनी का वन मैन वर्जन है, कंपनी का वन मैन वर्जन है। मैंने बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज तरीके से ये हो गया। इससे कुछ सुविधा होता है कि आप इन्वेस्टर को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होता है। इसका नेचर प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है। एक प्राइवेट कंपनी का जो नेचर होता है एक ओपीसी का भी वही नेचर होता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस इतना है कि एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी का मेंबर 2 से लेके 200 तक जा सकता है। वहां पर एक ओपीसी का मेंबरशिप हमेशा एक रहेगा और एक नॉमिनी रहता है बस, तभी वो ओपीसी है। हाँ, बाद में आप अपने ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन प्राइवेट कंपनी। तो कहीं ना कहीं आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से, कॉर्पोरेट बोल सकते हैं आप इसको। ओपीसी माने उसका भी एक लीगल एंटिटी प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का लीगल एंटिटी नहीं है? हाँ है सर, बट प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? हम बोल रहे हैं युवराज सिंह कौन है, ये जरूर दर्ज का काम हो। हाँ भाई, युवराज सिंह कौन है भाई? मैं हूँ सर। बदमाशी मत करना इस तरह का, मैं नेक्स्ट दिन से ज्वाइन नहीं कराऊंगा। अभी मैं सोच रहा था, अरे मैं मेरे को अभी लगा आप पहचान लोगे, मेरे को लगा। पहचाना बोल के ही तो लिया। अभी मैं बोला सबको, तुम अगर यहाँ होते तो समझ जाते। सबको बोला ये दर्ज का काम होगा। देखा, युवराज सिंह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो खुद को युवराज सिंह सोचने लगा। अच्छा है। ऑफलाइन क्यों नहीं आया? अभी बोला ऑफलाइन आ रहे हैं सर। सर ऑफलाइन इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सर अभी हाथ का हाल ऐसे ही खराब है, रात को अकेले जा नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ाई करो। मैं समझ गया था युवराज सिंह नेक्स्ट दिन से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ऐसा उल्टा सीधा नाम से। चलो अच्छा, जो बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस क्या है, ये सवाल उठाया गया था, तो मैं वही चीज थोड़ा सा समझा रहा था। तो क्वेश्चन यही है कि आप अपने आप को एक क्या सोचोगे? कंपनी सोचोगे। तो जब आपने आपको एक कंपनी सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फाइनेंस का एक चिंता आता है। क्या चिंता आएगा फाइनेंस का? सिंपल से जितना आएगा फाइनेंस का कि भाई एक वन पर्सन कंपनी होने के नाते आपको बैंक का लोन का जरूरत पड़ सकता है। मानो आपको अचानक से 10 लाख का जरूरत पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपके पास अगर होता तो क्या ही बात होता, कितने लोगों के पास होता है भाई? बात मतलब बोलो और 10 लाख आ गया। ऐसा लोगों का संख्या कितना है? इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 140 करोड़ पॉपुलेशन में हार्डली 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जो अभी बोला 10 लाख अभी आ जाएगा 10 लाख। प्रॉपरली देखा जाए मैक्स टू मैक्स आप इसको 15% मान सकते हो मैंने बिजनेस के लिए। हाँ, 10 लाख बहुत लोगों के पास है जो अपने पूंजी बना के बैठा हुआ है, बैंक में एफडी करके रखा है, सूद से फैमिली चला लेता है, अपना रिटायरमेंट गुजार लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन 10 लाख एक्स्ट्रा मनी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने लायक,
ऐसा कितने लोग हैं, मतलब कम से कम 30 लाख होगा तो 10 लाख लगा सकता है ना? बात समझ रहे सर? 30 लाख बेस कैपिटल रहेगा तो 10 लाख लगा देंगे, ऐसा लोगों का संख्या कम ही है। और इवन अगर 10 लाख होगा भी ना तो वो बोलेगा भाई मैं अपना 10 लाख पूरा बिजनेस में नहीं लगाऊंगा, उल्टा मैं लोन ही लूंगा। क्योंकि लोन लेने का फायदा क्या है? लोन लेने का फायदा ये होता है कि आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, मानो आपके पास 30 लाख है, ध्यान से सुनना बात को, आपके पास 30 लाख का क्या है सर? आपके पास 30 लाख का बेस कैपिटल है, मानो आपके घर में पड़ा हुआ है। आप चाहते हो कि 30 लाख में से 10 लाख बिजनेस में लगाना है, आप चाहते हो कि 30 लाख में से 10 लाख बिजनेस में लगाना है, लेकिन अब ये 10 लाख अपना पैसा, अपना जो नगद पैसा है वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे, अब ये 10 लाख बैंक से लोन करा लो। क्यों? क्यों? टैक्स बर्डनটা কমে যায়। चौथा ने अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मेरा लोन रहने से मेरा को सुविधा होता है कि मेरा टैक्स बर्डन कम हो जाता है। ये बात जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट डिस्कशन किए थे उस टाइम पे भी बात किए थे। जिन लोगों का कॉस्ट ऑफ डेब्ट का क्लास मिस है वो बाद में जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट फिर से पढ़ेगा तब उनको मैं फिर से समझाऊंगा। वैसे बाद में भी क्लास में अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो डिस्कशन हो जाएगा सर। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी डिस्कशन हो जाएगा। WBCC का कैलकुलेशंस बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, जो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें भी मैं बता दूंगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्लास शेयर कर दूंगा आप लोगों को जिनका मिस है, कॉन्सेप्ट क्लास में भी बात होता है और प्रैक्टिकल क्लास में भी बात होगा। अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो डेब्ट रहने से आपको टैक्स में सेविंग्स होता है, ये तो एक सुविधा है ही जो तौथा ने बताया। दूसरा एक सबसे बड़ा सुविधा है, आप 10 लाख बिजनेस में कैश डालिए, ठीक है, और मानो कल आपका बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गया तो 10 लाख का कैश आपको कहां से मिलेगा वापस? इससे अच्छा है कि थोड़ा बार्डन ले लो, बैंक से 10 लाख ले लो, लोन ले लो। इससे आपको सुविधा भी है और सुविधा भी है। सुविधा ये है कि आपका अपना 10 लाख अपना सेव है, आप जो 10 लाख लिए हैं वो आप बैंक से लिए हो, वो बैंक का 10 लाख है। हाँ ऑब्वियसली बैंक ऐसे तो नहीं दे दिया, बदले में क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो मानो आप, मैं बैंक से 10% इंटरेस्ट में सूद पे 10 लाख ले रही है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर इससे भी कम रेट में मिल जाता है तो बढ़िया है। स्टार्टअप वगैरह के केस में कई बार प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको, कौशल विकास योजना बोल के एक योजना है। कौशल विकास, कौशल मैंने स्किल, ठीक है, कौशल का मतलब होता है स्किल। हिंदी तो आजकल लोगों को पता नहीं है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, यानी ये बेसिक संस्कृत इंग्लिश सर है। ऐसे इंटरेस्ट कितना होता है? हाँ मतलब ऐसे, लोन लेने का ऐसे इंटरेस्ट कितना होता ऐसे है? 10-12% हो जाता है बिजनेस में। मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए पूछा। हाँ 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 वही मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली 10-12% हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम एज ए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट का काफी स्कीम है जिसके तहत अपना प्रोजेक्ट सैंक्शन कराना पड़ता है तो हो जाता है। बंगाल में भी बहुत सारा चीजें प्रॉपरली नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट सपोर्टेड नहीं है। सेंट्रल स्कीम को प्रॉपरली यहाँ का सेंट्रलाइज्ड बैंक भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैंक है लेकिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, लेकिन दूसरे स्टेट में चलता है, पता नहीं क्यों। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर कितना बार पूछा कि भाई आप लोग सेंट्रल का जितना प्लान है प्रॉपरली लागू क्यों नहीं करते? बोले स्टेट का ही इतना काम है, सेंट्रल का क्या करे। मतलब गजब गजब वो लोग बताते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इससे बात करने से ना बात करना अच्छा है, जो भी हो। तो लेकिन और लोगों को बताता भी नहीं है कि क्या स्कीम चल रहा है, सेंट्रल क्या बताता भी नहीं है। डेंजर बात तो ये है, अरे भाई बताओ स्कीम चल रहा है तो लोगों को फायदा लेने दो। बाकी स्टेट में, राजस्थान में मेरा एक भाई रहता है, मामा का लड़का, मतलब मैम का मामा का लड़का, तो वो लोग लोन लेके आराम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पर किसी को मौका ही नहीं मिलता। 4 लाख 5 लाख का लोन आराम से मिल जा रहा है। स्टार्ट करो, बस बिजनेस दिखाओ, थोड़ा सा दुकान दिखाओ, क्या बिजनेस है उसका एक सिंपल एक सिस्टमेटिक वे में दिखाओ, मिल रहा है। और आजकल तो और भी जैसे मानो लघु उद्योग या छोटा मोटा उद्योग के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG ग्रुप, लेडीज लोग चलाते हैं, लड़की लोग का। उसमें एक लेडीज हेड होता है, 5-10 लोगों का ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। कुछ वो यहाँ पर भी चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का भी ये सब प्लान है। उसमें मानो कि गांव साइड में जो छोटा छोटा उद्योग होता है ना, जैसे मानो आप बेसिक ब्रीडिंग करना, ब्रीडिंग मैंने को बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी को क्या बोलते हैं, अरे हैन का, उसका भी घर में लोग बनाते हैं हैन। ना। हैन का क्या करते हैं वो, पोल्ट्री फार्म नहीं, नॉट इट्स प्रॉपर्ली नॉट पोल्ट्री फार्म, जो देसी ब्रीडिंग मुर्गी होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म अलग हो सर गया। अंडा का बात कर रहे हो? अंडा का नहीं, नॉर्मल जो देसी मुर्गी होते हैं ना, ठीक है, मतलब देसी ब्रीड का जो हाई क्वालिटी ब्रीड होता है। पोल्ट्री तो बेकार है, तो प्रोडक्ट है, उसका अलग है।
नॉर्मल जो देसी मुर्गी होते हैं उसको आप घर में छोटा जैसे देता है, चिक्स देता है, उसको घर में लेके जाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उसका अंडा भी बेचता है, एज वेल एज बाद में जब बड़ा हो जाता है उसको किसी को बेच देते हैं। इस तरह से एक घर में मानो 10 मुर्गी 12 मुर्गी पालते हैं, फिर उस तरह से उससे भी बन रहा है, कपड़ा जो बनाते हैं कपड़ा का काम कर रहे हैं, फिर इस तरह से छोटा छोटा बहुत सारा काम होता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि वहां पर काफी सस्ता रेट में लोन मिल जाता है। अब सर वहां तो वो तो गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन स्टार्टअप के केस में भी स्कीम है ना। क्वेश्चन यही है कि अगर आप चीप में सर बेस्ट लोन मुद्रा ले लेते लोन हैं। था कि सर? हाँ मुद्रा लोन, वेरी गुड, मुद्रा लोन का बात किया, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो मुद्रा लोन, ये भी बिजनेसमैन को ही मिलता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मिलता है। तो 10 लाख का कितना मैं बोला, 10% इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर ही अगर आप लोन ले लेते हो तो आपका खुद का पूंजी बच गया। बच गया मैंने क्या, आपके पास 30 लाख है बोल के बैंक आपको 10 लाख लोन दे रहा है, नहीं तो बैंक थोड़ी ना देगा आपको। दे सकता है अगर वो अलग स्कीम में हो जाएगा, लेकिन अगर बैंक भी तो सिक्योर चाहते हैं, मानो कोई स्कीम नहीं है, आप नॉर्मल में ले रहे हो, तो अगर आपके कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं मार्केट से 20% कमा सकता हूँ, पॉइंट बी नोटेड, 10% का लोन लेके अगर मैं 20% इनकम कर सकता हूँ, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्ट पे, आपके सर्विस पे, तो लो ना, क्या दिक्कत है। ना पूंजी सेव रखो, बैंक से उधार लो, कमाओ, प्रीपे करो। हाँ थोड़ा रिस्क है, रिस्क क्या है, वही फाइनेंशियल बर्डन कि मेरे को देना पड़ेगा। हर चीज का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है, चारों एंगल से गुड़ नहीं मिलता, कोई ना कोई एंगल से तुमको थोड़ा सा जहर तो मिलेगा, ठीक है। तो सुविधा है पर साथ में असुविधा भी झेलना पड़ता है। असुविधा बस इतना है, फाइनेंशियल बर्डन है, इसीलिए ये फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है, और इसको मैनेज करना ही बिजनेस के लिए एक चैलेंज हो जाता है। सर ये तो फिर भी मैंने बोला कि आपके पास 30 लाख है तो आप 10 लाख का लोन ले रहे हो, लेकिन मानो आपके पास है ही नहीं 10 लाख, 30 लाख तो छोड़ो, आपके पास हार्डली 5 लाख है, फिर भी आपका नीड 10 लाख है, बैंक आपको फिर भी दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस प्लान, इट्स पॉसिबल। समझ में आ रहा है सर। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी है, ये सारा एक्चुअली बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए ये टॉपिक या सब्जेक्ट को जानना पड़ता है। और एग्जाम में इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक एमबीए फाइनेंस को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरी को इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो बिजनेस के अंदर सारा फाइनेंशियल मैटर के साथ ही जुड़े रहते हैं ना। समझ में आ रहा है सर। अब चलो होमवर्क पे चलते हैं। एक्चुअली हम लोग लास्ट कुछ दिनों से कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कुछ प्लान के बारे में बात कर रहे थे। प्लान इन द सेंस इक्विटी कैलकुलेशन करने का 4-5 तरीका है, उस तरीके के ऊपर एक एक तरीका को उठाया था और उसमें डिस्कशन चालू किया था। जैसे ये सब तरीका, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर बात चल रहा है, जैसे डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एंड सीएपीएम। सीएपीएम में डिस्कशन हो गया है, होमवर्क भी सीएपीएम में ही दिया गया था, रियलाइज्ड यील्ड में भी बात हुआ है, ग्रोथ अप्रोच में बात करेंगे आज, डिविडेंड एज वेल एज ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों मिला के बात करेंगे। चलो तो पहले तो होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क था, जो लोग होमवर्क किए हो थैंक यू सर, वेरी गुड। द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 76। एक कंपनी का शेयर अभी 76 में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है 76 रुपीज में। इट इज ए नो ग्रोथ फार्म। सवाल किया था अपना तेज साहब ने, सर नो ग्रोथ फार्म है तो फिर कैसे क्या होगा, नहीं है इस तरह का। नो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बिजनेस में अभी न्यू पोटेंशियलिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस कमा नहीं रहा है, बात को समझना है। नो ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। नो ग्रोथ माने बिजनेस अपना सैचुरेटेड पॉइंट में अभी डील कर रहा है। इकोनॉमिक्स में ये सब, इसलिए इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में हर चीज का एक सैचुरेशन होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मानो आपको एक एग्जांपल देते हैं, नोकिया, ठीक है, 2004-5 के बाद टाइम से अगर देखा जाए, नोकिया का ग्रोथ रेट कैसा था, हाई ग्रोथ रेट था। 2004-5 के टाइम पे हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन होता है, माने बहुत बड़ी बात है। इवन किसी के पापा के पास जरूर देखा होगा उसने, या बड़े भाई के पास, मोटा ऐसे ईट ब्रिक्स की तरह देखने में फोन होता था, ब्रिक्स की तरह, किसी को फेंक के मारो तो सर फट जाएगा। उसी का दाम हो जाता था 8,000 10,000,
सिर्फ बात कर सर सकते थे। अनब्रेकेबल फोन था 3310। 3310 अनब्रेकेबल फोन मेरे पास था। बटरफ्लाई सेट, क्या नाम है उसका, 3310 नहीं, वो 3300 है शायद। बटरफ्लाई शेप में होता था उसका कीपैड, साउंड का। 3310 तो उसके बाद वाला मॉडल। हाँ उसके बाद वाला है ना। हाँ वो बटरफ्लाई सेट होता था ना, उसका साउंड बहुत सुंदर है, म्यूजिक जो है, ठीक है, बहुत सुंदर है। मेरे मेरे पास था। मेरे एक ड्राइवर था टैक्सी का, हम लोग के घर का, उसको इलेक्शन ड्यूटी के लिए दिया था, पापा जबरदस्ती दे दिया। मैं बोला नहीं देगा, मेरा फेवरेट फोन है। बोलते नहीं, वो ड्यूटी में जा रहा है, गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है पता करने के लिए उसको दो। और पियक्कड़ था, ठीक है, कहाँ बेच दिया, शायद बेच के दारू पी लिया होगा, और कुछ नहीं। और जब इलेक्शन के लिए गाड़ी वगैरह मांगता है ना नहीं कर पाते, ठीक है। और बिजनेसमैन लोग तो और नहीं कर पाते हैं, और हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, ना नहीं कर पाया। और कहीं पर भी भेज देता है, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर। इसलिए पापा बोला कि दे दो, क्या पता कहाँ रहेगा, थोड़ा पता कर लेंगे। और उसके चक्कर में 5,000 7,000 का फोन बेच के, दारू पी के, फिर आके बोला फोन गुम हो गया। बदमाश जो भी हो, मेरा फेवरेट सेट खा लिया था। तो नोकिया का फोन उस टाइम पे, जैसे मानो एक था कि 6600 बोल के, एक बड़ा सा सेट, डिजिटल सेट होता था, मैंने उसके अंदर तुम कीपैड वगैरह सब होता था, ठीक है, काफी महंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट नोकिया 2004-5 में जिस तरह का ग्रोथ फेज देखा था, उसके बाद 2007, 8, 9 तक भी अच्छा मार्केट था। बट 2010 के बाद, 10 नहीं 12 के बाद, 12 के बाद धीरे 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 वो अपना हाईएस्ट लेवल में चला गया। उसके बाद 13, 14, 15 ऑनवर्ड्स नोकिया का मार्केट गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। अभी हालत खराब है। लेकिन रिसेंटली, अच्छा उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील किया था, इंडिया वाला, इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके नोकिया माइक्रोसॉफ्ट मिल के फोन बना रहा था। लेकिन उस टाइम पे मार्केट में एंड्रॉइड आके, स्पेशली एंड्रॉइड आके पूरा मार्केट को डिसरप्ट कर चुका था। और नोकिया एंड्रॉइड के साथ मार्च नहीं किया था, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पीसी में ठीक था माइक्रोसॉफ्ट का, इवन माइक्रोसॉफ्ट तो अभी अपना मोबाइल बनाना ही बंद कर दिया कंप्लीटली। तो माइक्रोसॉफ्ट इज ओके फॉर पीसी, नॉट ओके फॉर सर मोबाइल, बिकॉज नोकिया विंडोज का एक मोबाइल निकाला था, मेरे पास था, जिसमें पूरा पीसी वाला माइक्रोसॉफ्ट का थीम था, मतलब टच स्क्रीन ही था वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो लेकिन निकाला था वो। उस तरह से हाँ मार्केट चला नहीं नहीं बना था पाया। सर, उस तरह अच्छा से था लेकिन। हाँ सेट मेरे को भी, मेरे पास भी था, मैं भी विंडोज का फैन बोल के मैं भी लिया था। बट काफी फीचर्स जो आजकल जरूरी होता है, जो एंड्रॉइड दे सकता है, वो नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो अट्रैक्शन नहीं आ पाया। तो बिजनेस धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन चला गया। और फिर से अभी एंड्रॉइड के साथ नोकिया आया है, तो कोशिश कर रहा है, सेट अच्छा बनाता है, उसका सेट में दम होता है, हड्डी सेट होता है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड अच्छा सेट हुआ कि नहीं हुआ वो देखने लायक है, अभी देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है। अभी 2016-17 से कोशिश कर रहा है एंड्रॉइड के साथ जुड़ने के बाद, लेकिन क्या हुआ, मार्केट तो उसका एक तरह से डिस्टर्ब हुआ है ना। तो माई पॉइंट इज दैट जब आपका बिजनेस बढ़िया चलता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बिजनेस थोड़ा सा डाउन चला जाता है तो सिचुएशन गड़बड़ा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेन पॉइंट क्या है, जो होमवर्क था उसी पे डिस्कस करूंगा अभी। एक स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 76, इट इज ए नो ग्रोथ फॉर्म। मैंने कहने का मतलब है नोकिया का वो सिचुएशंस को मैं नो ग्रोथ समझाने के लिए बता रहा था। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, पैसा भरपूर है, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलर बात आप हिंदुस्तान मोटर के गाड़ी के साथ भी कर सकते हो। मैंने टैक्सी एम्बेसडर, एक जमाने में हर 4 पहिया का मतलब ही होता था एम्बेसडर, है ना। आज बिक चुका है, बस जितना पीला टैक्सी कोलकाता में दिख जाता है, बस इतना सही है। दिल्ली में नहीं, चेन्नई में दिखता है टैक्सी। चेन्नई में एम्बेसडर बहुत दिखता है। चेन्नई में मेन प्लांट उसका चेन्नई में ही है। ये हमारा उत्तरपाड़ा वाला जो प्लांट है उसका मेन था, पर उत्तरपाड़ा प्लांट में काफी प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग सीपीएम एरा में, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन इश्यूज हुआ, फिर प्लांट बंद हो गया। और इधर पर अब तो कम्प्लीटली चेन्नई में अभी प्रोडक्शन होता था, बाद में वही मेन प्रोडक्शन यहाँ से चला गया, मेन प्रोडक्शन चेन्नई शिफ्ट कर दिया। जो भी हो, अब ज्यादा उधर हिस्ट्री में नहीं जाना है, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस का डिटोरिएशन। सर हाँ बोलो सर। सर ये जो आप सम दिए, इसका बीटा क्या होगा? इसका बीटा, अरे दे तो दिया था, वही बताते हैं, रुको। सो इट इज ए नो 25% ग्रोथ। चेंज हुआ था, तो 2.5 होगा क्या? हाँ 2.5 सही है। तो मैं तो आंसर कर लिया हूँ आगे। ये ठीक है। तो नो ग्रोथ फार्म विल 100% पे आउट रेशियो, नो ग्रोथ फार्म का 100% पे आउट रेशियो, माने जितना कमाएगा उतना डिविडेंड दे देगा। क्यों? क्यों?
क्योंकि भाई मेरे पास अगर बिजनेस में लगाने लायक हालत नहीं है तो मैं क्या करूंगा उसको, उससे अच्छा शेयर होल्डर को दे दो, वो लोग थोड़ा खुशी मनाए। बात समझने लायक। अगर मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो उस पैसे को बिजनेस में लगाने से अच्छा है कि शेयर होल्डर पे बांट दे, मैंने डिविडेंड दे दे। तो इसको बोलते हैं 100% पे आउट रेशियो। समझना पड़ेगा, एक एक लैंग्वेज का एक एक लाइन का मतलब है, रट्टू तोतागिरी नहीं करना है। इट रिपोर्टेड ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹8 फॉर द ईयर एंडेड। अर्निंग पर शेयर बोला 8 टका। It has been found that when the market change by 10%, stock change by 25%. When the market change by 10%, the stock changes by 25%. मतलब इस बिजनेस का जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी माने किसी भी स्टॉक का अप डाउन को बताते हैं, वोलेटिलिटी को बताते हैं। समझाता हूँ। बीटा। वोलेटिलिटी, हाँ बीटा, ऑब्वियसली बीटा, पर ये बीटा से क्या समझ आता है इसको लेके आपको ये चीज समझना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा निफ्टी 50 समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर बोलेगा कोई स्टॉक मार्केट क्लास चल रहा है, नहीं, फाइनेंस का, कोर फाइनेंस का क्लास है, कोई स्टॉक मार्केट का डिस्कशन नहीं हो। पर मार्केट रिलेटेड बात तो करना पड़ेगा, यूज तो दिखाना। लेकिन सारा दिन सुबह से लेकर स्टॉक मार्केट का बात करते करते ना मैं थक जाता हूँ, इसलिए कभी भी मन करते स्टॉक मार्केट बात ही ना कर। एनएससी वाला साइट कहाँ चला गया? ये वाला है क्या? ये देखो, नहीं ये तो नहीं है। निफ्टी 50 कहाँ चला गया भाई? ऑप्शन चेंज नहीं चाहिए हमें, निफ्टी 50 चाहिए। कभी कभी मिलता नहीं है निफ्टी 50। सर टिकर टेप में होगा ऊपर करके। नहीं मुझे ना वो 50 स्टॉक का तो था, कौन रहा बोल तो? हाँ उसमें लिस्टेड है। निफ्टी 50 স্যার এমনি নিফটি সাইটে যান, ওখানে ইন্ডেক্সে ক্লিক করুন। নিফটি সাইটে যাব, এনএসসি সাইটে বল। সরি, এনএসসি তে গিয়ে দেখুন ইন্ডেক্স রয়েছে, ওটায় ক্লিক করলে বেরিয়ে আসবে ডিটেলসটা। কোথায় ইন্ডেক্সটা কোথায় গেল? এখানে তো ওই যে স্যার সার্চ বারে লিখুন নিফটি 50। ও তাহলে দিয়ে দেবে না? হ্যাঁ এইটা এ তো ডেরিভেটিভ হয়ে গেল, ইটিএফ। এ ভগবান, কাজের সময় দেখায় না। নিফটি 50, আরে আমাকে জাস্ট 50টা শেয়ার চাই, আর কিছু চাই না। দেখাতেই চাইছে না। देखो ये निफ्टी 50 देख पा रहे हो सर? यहाँ पर ये देखो, ये निफ्टी 50 है ना, तो ये निफ्टी 50, इसका ना एक पूरा डेटा होता है जिसमें ना तुमको कंपनी का अप डाउन पूरा दिखाता है, यानी कितना शेयर बढ़ा है और कितना शेयर गिरा है। जैसे मानो आज अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव है, आज अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव है, तो निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी पॉजिटिव निफ्टी 50 के लिस्टेड शेयर के कारण आता है। तो उसमें टोटल 50 शेयर लिस्टेड होता है। कितना शेयर? 50 शेयर। जैसे मानो ये निफ्टी 50 है जिसमें टोटल 50 शेयर इसके अंदर है, जिसके बेसिस में ये निफ्टी 50 को डेवलप किया गया। इंडिया का टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी, जितना कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई है उसमें जो टॉप 50 में आता है, उस टॉप 50 के अंदर স্যার আমি ये শেয়ার করে দেবো, আর নাহলে ওখানে গিয়ে দেখুন, ওইটা আপনি এনএসসির ওয়েবসাইটটায় যান। পেয়ে গেছি। থ্যাংক ইউ আসলে নিফটি ইজ আ ভেরি বিগ, থ্যাংক ইউ দাদা, পেয়ে গেছি। এই দেখো, এই দেখো স্যার বুকমার্ক করে রাখবেন, আমার বুকমার্ক আছে পুরো। আরে করা থাকে এইটা, এটা তো স্যার কোচিং। রেগুলার লাগবে পুরো। হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি এটা মানে ক্লাস কোচিং এর জন্য থাকে, তো যেটা বাড়িতে ইউজ করি ওটাতে সব ইউজ করা আছে, फटाफट পেয়ে যাই। এটাতে ওই জন্য করা নেই, করে রাখবো। अच्छा देखो, तो ये देखो निफ्टी 50 में कितना कंपनी, देखो बीपीसीएल है, एचडीएफसी लाइफ है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, इस तरह से टोटल 50 कंपनी है। दिख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, जो लोग ऑनलाइन में उन्हें भी दिख रहा होगा। अब आप देखो कि आज मार्केट पॉजिटिव रहा, ठीक है, आज मार्केट पॉजिटिव रहा निफ्टी 50। गूगल में आपने देखा ना कि निफ्टी 50 पॉजिटिव रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो कंपनी ओवरऑल 50 कंपनी में से जो ग्रीन जोन में है, जो
ग्रीन जोन में है। देखो ये ग्रीन पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये तो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। अगर मैक्सिमम कंपनी ग्रीन होते हैं ना ओवरऑल, और देखो कुछ लाल भी है, देखो कुछ लाल भी है, तो लाल का संख्या कम ही है कॉम्पेरेटिवली, और ग्रीन का संख्या ज्यादा है। तो अगर ग्रीन का संख्या ज्यादा है तो चांसेस ये ज्यादा रहता है कि निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, और अगर लाल ज्यादा हो जाएगा तो निफ्टी नेगेटिव हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जब मार्केट चेंज होता है, मार्केट माने निफ्टी 50, तो मार्केट पॉजिटिवली चेंज हुआ और कोई पर्टिकुलर स्टॉक नेगेटिव हो गया, या फिर मार्केट भी पॉजिटिव हुआ वो भी पॉजिटिव हुआ, तो ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक का कितना सेंसिटिविटी है कि मार्केट चेंजेस पे वो कितना चेंजेस होता है, मार्केट चेंजेस पे वो कितना चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर चेंजेस का देखो नंबर भी दे रहे हैं, परसेंटेज भी दे रहे हैं, ये परसेंटेज है, ये पॉइंट पे है। तो मार्केट चेंज पे ये कितना परसेंटेज चेंज होगा, उस चीज को सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी को मैथमेटिकली ग्रीक से डिनोट किया जाता है, किस चीज से, ग्रीक से, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस उसको डेल्टा गामा मेगा भेगा थीटा ये सब होता है ना, तो वही सब चीज डिनोट किया जाता है, जिसमें से एक है बीटा, ठीक है। तो वो बीटा सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक को बताता है। बस इतना सा फिलहाल पता रखो, बाद में बताते हैं। बोलने के लिए बहुत बात है, इतना ही बोले, इससे अच्छा है बोलो ही मत। जब ये तो यहाँ पर मैथमेटिकली सिंपल क्या करना है एग्जाम पर्पज में, बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। तो इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन द मार्केट चेंजेस बाय 10% द स्टॉक चेंजेस बाय 25%। तो यहाँ पर बीटा नहीं बोला है, बीटा के बारे में कई बार क्वेश्चन में बीटा बोल देता है कि बीटा 2 है, बीटा 2.5 है, तो यहाँ पर बोला नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो आपको बीटा मिल जाएगा। रिस्क फ्री कितना है, 6%। 6% माने क्या, आरएफ, ये क्या चीज होता है, आरएफ 6%, वेरी गुड, रट्टा ना लगाओ। आरएफ क्या है, प्लीज रट्टा ना लगाओ। वो जो फिक्स होता है, वो जो फिक्स होता है मैं समझ गया, लेकिन क्या फिक्स होता है, रिस्क फिक्स होता है। आरएफ क्या होता है, कौन बोलेगा, ऑनलाइन में कोई बोलेगा, अरे रिस्क फ्री, रिस्क फ्री रेट। हाँ रिस्क फ्री रेट। हाँ रिस्क। रिस्क फ्री रेट माने बेसिकली आप अगर अपना पैसा किसी ऐसे जगह में रखते हो जहां पर आपको इतना परसेंटेज मिल ही जाएगा, जैसे एफडी सर बैंक का, जैसे बैंक एफडी, उससे भी बढ़िया रिस्क फ्री जगह है गवर्नमेंट का बॉन्ड। बॉन्ड। बैंक फिर भी प्राइवेट बैंक कई बार फेलियर हो जाते हैं, वो अलग बात की आरबीआई पीछे खड़ा हो जाता है, लेकिन आरबीआई माने गवर्नमेंट का जो सोवरेन बॉन्ड होते हैं वो फेलियर नहीं होता है, वो ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो आरबीआई अपने बॉन्ड पे या ट्रेजरी बिल पे कितना रिटर्न दे रहा है वो पर्टिकुलरली रिस्क फ्री रेट माना जाता है। माने आप अपना पैसा स्टॉक में ना लगा के अगर बॉन्ड पे लगाते, आप अपना पैसा स्टॉक पे ना लगा के अगर बॉन्ड पे लगाते, ठीक है, तो आपको 6% रिटर्न मिल ही जाता, 6% रिटर्न मिल ही जाता। जैसे करेंटली अगर रेट देखा जाए, मार्केट ट्रेंड में चलो और ये देखो ट्रेजरी पे अभी आरबीआई कितना दे रहा है आपको देके रखा है, 7.04, 7.15, 7.18, देख पा रहे हैं। या फिर ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, ये सब 4 साल 5 साल के लिए होता है। हाँ कम दिन के लिए भी है, कम दिन इन द सेंस ये देखो 91 डेज का, 182 डेज का, 364 डेज का, इसको टी बिल बोलते हैं। ट्रेजरी, ट्रेजरी माने सरकार का कोषागार, सरकार अपने कोष को भरने के लिए, कोष समझते हो ना, अरे क्या ट्रेजरी समझते हो ना, पैसा जहां पर सरकार अपना पैसा जमा करते हैं खर्चा करने के लिए, तो अपने कोष को भरने के लिए सरकार पब्लिक को बोलता है अगर आपके पास एक्सेस पैसा हो, भाई कोई अपना जरूरत का पैसा तो गवर्नमेंट के पास नहीं रखेगा, खाने पीने का डेली खर्चा निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो पैसे सरकार बोलते हैं कि हमें दे दो, हम आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट देंगे। रिस्क फ्री क्यों, क्योंकि ये पैसा डूबेगा नहीं, तो आप वो पैसा सरकार को दे देते हो, सरकार इसको 182 दिन, 91 डेज, 364 डेज, या फिर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लॉक कर सकता है। सर वो क्या करता है, सर वो अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं और आपको सूद देने का वादा करता है, 5 साल बाद आपको विथ
प्रिंसिपल सारा पैसा वापस कर देगा बैंक अकाउंट में। कई बार अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट कर दो। काफी म्यूचुअल फंड है जो मैक्सिमम आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू से इस सिक्योरिटी में डालते हैं। और जो जो म्यूचुअल फंड क्लेम करते हैं कि पैसा एकदम रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड क्लेम करते हैं ना कई बार म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसका मतलब है कि उसका ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा। इसलिए वो आपको वादा करता है कि ये फंड डूबेगा नहीं, यानी इस फंड में रिस्क नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है फाइनेंस का एप्लीकेशन एरिया। जितना जल्दी समझोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, कोई ऐसे माथा बैठा करने का चीज नहीं है, उल्टा माथा खुलेगा। माथा बैठा कैसे हो सकता है? लोग अपना पैसा कहाँ रखेगा इसी चक्कर में, जो अनपढ़ भी है वो भी अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, उसके चक्कर में कितना ट्रैप में फंसते हैं। शारदा, रोज वैली, हाँ, कितना गलत गलत जगह में पैसा रख देते हैं, है ना? पता ही नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि कहाँ पैसा रखने से मेरा पैसा सेफ रहेगा। इतना ही अगर तुमको पैसा बढ़ाना है, तुम अगर जानो फाइनेंशियल नॉलेज को, जानो, खुद भी जानो, लोगों को बताओ। इससे इसका ये फाइनेंशियल नॉलेज सबको चाहिए। अगर देश को डेवलप करना है ये नॉलेज सबको चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत मुश्किल है। क्योंकि फ्रॉड जब होता है फाइनेंशियली होता है, फ्रॉड होता है तो फाइनेंशियली होता है ना। फिर पैसा सबसे इंपॉर्टेंट भी है और पैसे को लेके घोटाला भी होता है। तो रिस्क फ्री रेट है 6% और यहाँ पर मार्केट रिस्क प्रीमियम बोला है 8%, मैंने मार्केट RM माइनस RF करके 8%। फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। क्वेश्चन को समझाते समझाते मेरा टाइम निकल जाता है। क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैं क्यों टाइम देता हूँ? क्योंकि बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, आगे आगे आप लोगों का हैबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है आंसर देने से। आंसर तो प्लस माइनस करके प्रैक्टिस करके कई बार हम लोग दे देते हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई इस चीज का करे क्या, तो फिर क्या फायदा? तो एज पर CAPM कर लिया। एज पर CAPM फॉर्मूला क्या है रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न का? RA प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, तो RF का रेट दिया है 6% का। अच्छा, परसेंटेज यहाँ मत लगाओ, सिर्फ 6 दे दो। RM का रेट कितना दिया था? और पूरा 8 ही दे दिया। RM माइनस RF पूरा 8 बोल ही दिया था, और इंटू बीटा 2.5 निकाल लिए थे 25/10 करके। डायरेक्ट बीटा नहीं देगा तो ऐसा करके भी घुमा के बात कर सकता है। तो 8 इंटू 2.5 करो प्लस 6 कर दो, कितना? 26%। ये 6% हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब स्टेप 2, इस क्वेश्चन में क्या बोला था? ये नो ग्रोथ फार्म है, फार्म में कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है माने बिजनेस बंद है? नहीं, बोला ना, नो ग्रोथ माने अभी बिजनेस में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो अगर बिजनेस नो ग्रोथ है, इफ नो ग्रोथ फार्म, IV0 इक्वल्स टू इंट्रिंसिक जीरो वैल्यू माने क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये लास्ट दिन लिखा है भी था, है ना? तो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अर्निंग पर शेयर कितना बोला था? कहाँ बोला था? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। EPS निकला था, बोल दिया था क्वेश्चन में कि अर्निंग पर शेयर मैंने पर शेयर होल्डर का अर्निंग होता है इस कंपनी के शेयर से 8% करके। ठीक है, अब EPS कैसे निकाला जाता है ये भी सिखाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो भी सीखना आना चाहिए। EPS कैसे निकालते हैं, डोंट वरी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज में डिस्कशन होगा। सो EPS यहाँ पर गिवन है 8 बोल के, और रिकॉर्ड रिटर्न 26%। तो 26% को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.26 करके लिखो। 26 डिवाइडेड बाई 100 करो ना, 0.26 ही आता है। ठीक है, मैंने बेसिकली परसेंटेज को पॉइंट में लिखने से ऐसा होता है। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 0.26 करो। कभी भी 26 डिवाइडेड बाई 26% करोगे तो शायद आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो आएगा उसको इंटू 100 करो। कत এসছে? ओहो, ठीक ही तो बोलছে। देखो ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या दुश्मनी है भाई तुम्हें? देखो, झलक दिखला जा करके चला जा रहा है। झलक दिखला जा।
एक बार आंसर आ गया। तो 8 डिवाइडेड बाई 0.26 कितना आया? 30.76। 3 कहाँ से आ रहा था सर? 30.76 मैंने 30.77। काफी लोगों ने आंसर निकाल के मेरे को उसी दिन भेज दिया था, थैंक यू सर। तो 30.77 ये आपका क्या निकला, आंसर निकला। तो 30.77 आपका शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू मैंने होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे ज्यादा चल रहा है माने प्रीमियम में चल रहा है, और इससे कम चल रहा है माने अंडर वैल्यू चल रहा है। अगर इससे ज्यादा चल रहा है माने प्रीमियम में चल रहा है, और अगर इससे नीचे चल रहा है माने अंडर वैल्यू है, माने जो होना चाहिए उससे कम दाम में बिक रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एडवाइस करना है, क्या एडवाइस करना है? इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 30.77 और उसका मार्केट में दाम चल रहा है 76। तो मुझे बताओ क्या ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? जिस शेयर का दाम 76 है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 30.77। ठीक है, अप्रोक्स चलो राउंड कर दिया 31। ठीक है, एग्जाम में तो आप राउंड नहीं करोगे, ऐसे ही लिख के आओगे। सो जिसका दाम चल रहा है 30.77 या 31 रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए, वो मार्केट में 76% में ट्रेड कर रहा है। तो क्या आपको ये शेयर लेना चाहिए? तेज बोल रहा है हाँ। क्यों सर? सर ये तो महंगा चल रहा है। अंडर वैल्यू चल रहा है। अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू? हाँ, अरे सर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 76 में, हाँ तो ये ज्यादा में बिक रहा है। ट्रेडिंग एट मार्केट 76, और आईवी कितना निकला? 30.77 मैंने अप्रोक्स 31, अप्रोक्स 31। तो जिसका दाम होना चाहिए था 31 वो मार्केट में चल रहा है 70 में, ज्यादा महंगा चल रहा है। अगर आप खरीदोगे तो फंस सकते हो, अगर आप खरीदोगे तो फंस सकते हो। अब मैं आपको चीज समझाता हूँ। जैसे मानो कि कोई शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाता है, वो कई बार क्या होता है, खरीदने के बाद वो बोलता है कि जैसे ही हम खरीदे उसके बाद शेयर गिर गया। ज्यादातर लोग यही बात मेरे को आके बोलता है कि सर हम जब शेयर खरीदते हैं उसके बाद ही मार्केट लाल हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? से फॉर एग्जाम्पल मानो क्या लिया जाए, चलो एचडीएफसी बैंक का शेयर लेते हैं, आजकल बहुत बात चल रहा है क्लास में इसको लेकर। तो एचडीएफसी बैंक का शेयर रिसेंटली लास्ट कुछ दिनों से 1679 से गिर के आ गया, क्योंकि उसका क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं निकला। उसके बाद एलआईसी ने भी काफी पैसा डाला इसमें, तो बढ़ेगा। अगर किसी को खरीदना चाहते हैं खरीद सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए 2000 तक जा सकता है, टारगेट भी दे दिया। चलो, नो पॉइंट इज सर आपके कहने पे क्यों खरीदें, आपकी मर्जी। पॉइंट क्या है कि अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी 1443 चल रहा है, अब इसमें ये शेयर का पर्टिकुलरली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सब कंपनी मार्केट में काफी क्या बोलते हैं ट्रेंडी है मार्केट में इनके, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इंडिया का आई थिंक थर्ड मार्केट कैपिटल वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, रिलायंस टीसीएस के बाद ही आता है। तो इनके बिजनेस पे रेगुलर ट्रेडिंग होता है, काफी लोग इनको खरीदना चाहता है। तो ये नॉर्मली हमेशा प्रीमियम वैल्यू में ही चलता है। रिलायंस का शेयर, टीसीएस का शेयर, एचडीएफसी बैंक का शेयर, बड़े कंपनी का शेयर नॉर्मली प्रीमियम वैल्यू पे ही चलता है। लेकिन फिर भी प्रीमियम के अंदर ही थोड़ा ज्यादा कम का खेल चलता है। तो 1679 मतलब 1680 से जो ये गिरा, क्या ये अपने एरिया से, अगर मैं मान के चला कि ये कम दाम में चल रहा है, तो इसीलिए मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि ये इस पॉइंट से बढ़ेगा। और मैं नहीं, सारे मार्केट के प्लेयर्स जो भी एनालिस्ट हैं वो सभी को रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई ये खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ये जाएगा। तो ये अगर 1680 में चलता तो शायद इसका उतना ग्रोथ नहीं है। तो 1443 में है, सस्ता चल रहा है, तो इसका चांसेस है कम से कम
16 से 80 तक तो ये जाएगा, क्योंकि लास्ट अगर तुम इसका ओवरऑल ग्रोथ देखो तो 1680 में काफी बार हिट किया है, तो ये यहाँ तक जाने का चांसेस है। तो ये कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूड चल रहा है जो इसका नॉर्मल रेंज है उससे। तो जो अंडर वैल्यूड है वो अपना मेन रेंज में जा सकता है, इसलिए खरीदने का एडवाइस दिया जा रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी महंगा चल रहा है, जो उससे उसका दाम कम होना चाहिए, तो आप किसी को जब एडवाइस करोगे तो क्या बोलोगे? क्योंकि जो किसी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, नॉर्मल बात है कि वो आज नहीं तो कल अपने इंट्रिंसिक जोन में आ ही जाता है। तो अगर 76 टका मनी महंगा चल रहा है, ऐसे हालत में किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। नहीं सर मार्केट में तो बढ़ रहा है, सर मार्केट में कहीं कई बार बढ़ने के पीछे ट्रेंड का मैटर होता है, टेक्निकल एनालिसिस का मैटर होता है। मैं वो सब चक्कर में अभी आपको नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको इन जनरल स्टॉक एनालिसिस का बात कर रहा हूँ, जहां पर अगर शेयर का दाम ज्यादा चल रहा है लेकिन उसका ओरिजिनल वैल्यू उससे कम है, तो वो शेयर रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस का मैटर अलग होता है, उस पर कभी हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो वहां पर वो सुन सकता है या समझ सकता है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय है। ठीक है, बहुत सारा पैरामीटर होता है सर, कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं होता है स्टॉक चूज करने का। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सिंपल तरीके से स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं एज पर CAPM मॉडल, ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो रिकमेंड क्या करोगे? सिंस द एक्चुअल मार्केट प्राइस is that is P0 माने करंट मार्केट प्राइस। हाँ, P0 माने करंट मार्केट प्राइस। फाइनेंस में इस तरह का वर्ड लिखा जाता है, जीरो माने करंट, ठीक है। P फॉर प्राइस लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख दो, जिनको समझ में अभी नहीं आएगा वो लिख लो, करंट मार्केट प्राइस। P0 इक्वल्स टू 76 इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ? 30.77। तो क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 76 जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, the stock is overpriced, the stock is overpriced, ज्यादा दाम में चल रहा है, the stock is हाँ एक ही बात है। अब मैं बार बार थोड़ा घुमा फिरा के लिखता हूँ, मतलब देखिए कोई लिखेगा कि ट्रेडिंग हाई तो चलेगा, द स्टॉक इज ट्रेडिंग हाई, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा? द स्टॉक इज ओवरप्राइस्ड एंड शुड नॉट बी परचेस्ड, शुड नॉट बी purchased, can go short, but can go short। short माने सर स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज है, ये फाइनेंशियल लैंग्वेज है। शॉर्टिंग का मतलब होता है, देखो मार्केट में दो वर्ड चलता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग माने होता है, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, लॉन्ग माने होता है कि पहले बाई करो फिर सेल करो, पहले बाई करो फिर सेल करो, मैंने सस्ता में खरीदो, बाई फर्स्ट सेल लेटर, खरीदो पहले बेचो बाद में। लेकिन इसका एक उल्टा ट्रेडिंग सिस्टम भी चलता है। उल्टा माने मार्केट में ऐसा भी होता है कि आप बेचोगे पहले खरीदोगे बाद। हाँ, ये कैसे समझ? जो मेरा नहीं है मैं उसको बेच सकता हूँ, यस, मार्केट में ये पॉसिबिलिटीज है। कैसे? मैंने बेसिकली मार्केट मतलब लोगों को नॉर्मली लगता है कि जब शेयर बढ़ेगा तब मैं लूंगा, और जब कम हो जाएगा मतलब जब गिर जाएगा तब मैं बेच दूंगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना मार्केट का। तो जैसे मानो अगर किसी ने लॉन्ग, जैसे लॉन्ग का बहुत कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कोई मानो यहाँ पर 1522 में खरीदा था और फिर यहाँ पर 1679 में बेच दिया। ये मैं आपको इसी का दिखा रहा हूँ, HDFC बैंक का रिसेंट ट्रेंड में 15 में खरीदा 1600 में बेचा। तो वो क्या किया? 1500 में खरीदा और 1600 में बेचा, मतलब 100 रुपया प्रॉफिट किया। लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कि लोग लास्ट 5 दिन से या लास्ट 1 महीने से काफी लोग HDFC बैंक में शॉर्टिंग किया है। तो उसने क्या किया? ऐसा कर सकता है कि 1679 में या 1675 में सेल कर देगा। सर क्यों? क्योंकि वो ये एनालिसिस कर लिया था कि अभी HDFC बैंक का शेयर गिरेगा। तो उसको क्या, अब ज्यादा माथा मत लगाओ,
मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, सिंपल स्टॉक को सिलेक्ट करके सेल बटन दबाता है। अगर मार्केट में मौका है, कई कई बार फ्रीज कर देता है, वो अलग चीज है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। बस इतना समझो, शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप पहले सेल करो और बाद में आप उसको बाय कर सकते हो। तो क्या होगा, मानो कि 1675 में अगर किसी ने सेल कर दिया और बाद में मानो 1600 में आते ही उसने खरीद लिया, तो 75 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जिसके मन में लग रहा है कि यार कैसे संभव है, अब इसको मैं क्या समझाऊं, ये मार्केट का क्लास हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, तो इस टेक्निक को शॉर्टिंग टेक्निक कहते हैं। अच्छा मार्केट भी, अच्छा मार्केट ही क्यों, मैं आपको दूसरा एंगल से भी समझा सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप लोगों में से किसी का आईफोन है क्या? अच्छा ठीक है, चलो आईफोन का कौन सा है उसके पास है? हाँ मुझे याद आ गया, वो तो आईफोन ही है। कीपैड है, जो भी है, चलो ठीक है। आईफोन का कौन सा मॉडल चल रहा है बोलो? 15 15 15। अब मान के चलते हो, चलो कि आईफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ कि आईफोन ने बोला कि इंडियन मार्केट में आईफोन 15 प्रो डायरेक्टली अमेजन पे लॉन्च होगा। ये आईफोन ने बोला, इंडियन मार्केट में उसका लॉन्चिंग अमेजन के थ्रू से होगा, ये आईफोन के साथ अमेजन का डील हुआ है। ठीक है, ऐसा तो होता है ना, जब भी फोन लॉन्च होता है कोई ना कोई वेबसाइट के थ्रू से होता है, पहला वर्जन। तो आईफोन 15 प्रो लॉन्च होगा। अब मानो अमेजन ने ये भी बोला कि एक सर्टेन डेट तक जो लोग अमेजन का प्राइम मेंबरशिप रखा है उनको पहले बुकिंग का मौका दिया जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें से मानो कोई ऐसा है जिनको ऐसा फीलिंग है कि भाई हमको तो वर्जन का पहला फोन ही लेना चाहिए, जैसे वो कुछ लोगों का ऐसे मन में चलता है ना कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो दे दूंगा मूवी का, वैसे ही काफी लोगों का होता है कि मैं फर्स्ट वर्जन का ही फर्स्ट मॉडल यूज करूंगा, इसलिए लोग लाइन लगाते हैं। जब कोई फोन लॉन्च होता है लाइन लगता है ना आईफोन टाइप का, तो क्यों लाइन लगाते हैं? क्योंकि वो पहला सेट लेना चाहता है। तो मानो कि मार्केट में जब लॉन्च हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दाम लिया है कि टिपिकली 1,49,000 से 1,99,900। अब ये तो अलग अलग वो जीबी का हिसाब से दाम इधर उधर होता है, वो हमें भी आज समझ में आता है आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा रेंज समझाना चाहता हूँ। मानो कि मार्केट में ये आईफोन का क्या दाम बनेगा, मार्केट में दाम आया नहीं है, क्या दाम बनेगा इसका एक अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो रेंज है, मैं इसी रेंज को आपको एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि 1,49,000 से 1,99,900 तक जा सकता है। तो आप में से किसी का अमेजन में अकाउंट है, उसने बुकिंग कर दिया, उसको पता है कि उसको मिलेगा। मानो आप में से कोई है, जैसे मानो रवि, रवि का अमेजन का अकाउंट नहीं है, तेज का अकाउंट है। अब तेज रवि को, माने रवि तेज को बोल रहा है कि भाई मेरे को ना फर्स्ट फोन का जो वर्जन है वो मेरे को चाहिए। अब तेज ने ऑलरेडी बुक कर दिया था, अब तेज इसमें ट्रेडिंग करने के लिए सोच रही। तेज बोला अच्छा ठीक है भाई मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है, तो लेकिन इतना दाम पड़ेगा। ठीक है, तो मानो कि तेज ने पहले से आइडिया कर लिया था, एक आइडिया अपना आइडिया कर लिया था। अब ठीक होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। अब आईफोन लॉन्च होने से पहले ही तेज ने सोचा कि आईफोन 1,50,000 में आएगा। ये तेज का एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि यूज करता है फोन, उसको पता है, इसलिए वो थोड़ा आइडिया करेंगे। मार्केट में जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन 1,40,000 में लॉन्च हुआ, लेकिन तेज ने ये फोन पहले से ही रवि को 1.5 लाख में बेच दिया था, पैसा भी ले लिया था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, पैसा शायद बाद में देगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब 1,50,000 रवि से तेज ने ले लिया। जिस दिन मार्केट में लॉन्च हुआ उस दिन तेज ने 1,40,000 देके फोन को खरीद लिया। तो कितने का प्रॉफिट कर, तो पहले सेल किया कि पहले बाय किया ना? तो जो तेज का था नहीं उस प्रोडक्ट का सेल कर दिया था ना उसने। ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। ऐसा मार्केट में भी होता है। मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया, ऐसे नॉर्मल मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके शॉर्ट सेलिंग भी किया जाता है, लेकिन एनालिसिस सही नहीं निकलेगा तो फंस सकते।
सिंपल बात, अगर ये उल्टा पड़ जाता 1,40,000 की जगह अगर ये 1,60,000 में लॉन्च होता तो 10,000 का घाटा, रवि का फायदा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से ट्रेड डील चलता है। चलो छोड़ो, बोलने के लिए बहुत बात है, सारा बात एक साथ माथा खराब कर देगा। जो भी हो, ये जो मैंने आपको यहाँ पर, मैं इस बात को बोलता नहीं लेकिन इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर बोला ना कैन गो शॉर्ट, माने 76 में शेयर 76 में शेयर को सेल करो और 30-31 में जाएगा तो बाई कर लो। इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मैंने फ्यूचर में अगर तुमको लग रहा है कि शेयर का दाम गिर जाएगा तो लोग इस तरह का डील करते हैं। बस अपना नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस। किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस ना हो तो कोई भी काम नहीं होता है सर, है ना? तो मार्केट में भी इस तरह का मौका लोगों को, ठीक है। चलो छोड़ो, बहुत हो गया मार्केट का बात। सबाई बुझते पारছেন तो? अरे अभिजीत, नील, हाँ युवराज सर। सिंह, युवराज सिंह समझ में आ रहा है आपको? जी सर। दर्शप्रीत बन गया युवराज। कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम लिखो। लास्ट दिन आप लोगों को मैं एक डीडीएम मॉडल समझाया। लास्ट दिन मैं आपको डीडीएम मॉडल समझाया, जस्ट लिखा था कि यार वी सेट टू टारगेट 1 वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड टारगेट 2 कैलकुलेशंस ऑफ रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग डीडीएम। और उस डीडीएम का फार्मूला को यूज करने के लिए मैंने आपको IB0 का फार्मूला समझाया था, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड अगर है तो डिविडेंड इस तरह से कैलकुलेट होता है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर वो नो ग्रोथ फॉर्म है तो EPS बाई RE करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना सही हुआ था। फिर आपको मैं कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करवाया था और एक होमवर्क दिया था और फिर हम लोग क्लास को ऑफ किए थे। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है इसमें कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम के बारे में मैं डिस्कस करूँ। कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम, डीडीएम माने डिस्काउंट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, लेकिन ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। सर कैसे? नो ग्रोथ नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ। हाँ, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। इन दिस केस the firm is expected to pay a dividend। डिविडेंड को हम लोग D1 से डिनोट करते हैं, which is expected to grow at a constant growth rate। Constant growth rate, that is G divided by annum। G divided by annum forever। मैं समझाता हूँ। तो IB0 का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, फॉरएवर फॉरएवर, annum forever, G divided by annum forever। Hence IB0 का फॉर्मूला, IB0 माने इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो माने करंट, जीरो माने करंट। आप लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख सकते हो जिनको पता नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू करंट, या फिर ऐसे लिखो करंट इंट्रिंसिक वैल्यू, एक ही बात है। D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G, D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G, ठीक है। माने RE माने रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, G माने ग्रोथ। अब एक एग्जांपल करो, क्लैरिटी हो। X Limited is expected to pay a dividend of ₹5 next year, ठीक है। X Limited डिसीजन ले रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर 5% डिविडेंड देगा। दिस इज expected to grow at the rate 4%
पर एनम फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। सर ऐसा होता है क्या? सर मान रहे सिचुएशंस देख रहे, 4% पर एनम फॉर एवर करके ग्रोथ करेगा। इफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट is 14%, कितना? 14% per annum. Find out the intrinsic value. Find the intrinsic value of the stock and give your investment advice. If the stock presently trading at 60, अगर अभी स्टॉक 60% में चल रहा है तो, अगर अभी स्टॉक 60% में चल रहा है तो, हाँ 60 माने ₹60, हाँ। If the stock is presently trading at 60, क्वेश्चन को पहले समझो, मैं फटाफट समझाता हूँ। फिनेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है, समझना मुश्किल है। सॉल्विंग में कुछ नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ठीक है, बस एक फॉर्मूला का याद करो और कर डालो। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ठंडन गोपाल। एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹5 नेक्स्ट ईयर। तो एक्स डिविडेंड डिसीजन ले रहा है कि इस बार शेयर होल्डर को 5% करके पर शेयर में डिविडेंड देंगे, ठीक है, पर शेयर में 5% डिविडेंड, कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो 5 नेक्स्ट ईयर, दिस एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4% पर annum, और ये जो डिविडेंड का रेट है हर साल 4% करके बढ़ता जाएगा फॉरएवर। इफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, सर इक्विटी कैपिटलाइजेशन का मतलब भी होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कैपिटलाइजेशन रेट, ये अलग सिनोनिम्स है, ठीक है। मैंने मेरे को मार्केट से अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लूंगा तो बदले में मेरे को कितना मिनिमम रिटर्न देना पड़ सकता है। तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया, देखा कि भाई 14% के आसपास पड़ रहा है। ऐसे तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट प्रॉपर्ली फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कंपनी को पता है कि मेरा कितना खर्चा पड़ जाता है। जो एक रेट दिया है 14% पर एनम। Find the intrinsic value of the stock and give your investment advice if stock presently trading at 60, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपली सॉल्व होगा। फॉर्मूला यूज करो, अंडर कांस्टेंट ग्रोथ DDM, है ना, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, IV0 इक्वल्स टू व्हाट, D1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा, RE माइनस G। डिविडेंड कितना है, 5% पर शेयर, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, माने मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट कितना है। माने देखो ये इसको क्यों रिक्वायर्ड रिटर्न बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि अगर मार्केट में सरवाइव करना है इतना रिटर्न तो उसको चाहिए अपने शेयर होल्डर को देने के लिए। तो 14% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो शेयर होल्डर के लिए उनको चाहिए ही चाहिए। तो 14% को क्या लिखेंगे, 0.14 चलेगा। अरे 14/100 करो, 0.14 आता है। और माइनस क्या करेंगे, 4% माने 4% को यहाँ लिखेंगे किस तरह से, 0.04, थैंक यू। 4 डिवाइडेड बाई 100 करो, 4 डिवाइडेड बाई 100 करो तो 0.04। तो 5 डिवाइडेड बाई 0.14 माइनस 0.04 कितना होता है, ओए 50 होगा, देख ठीक से 50 होगा। सर सबका आया 50, कत है जी, दर्श का चौथा, शालिनी कितना आया 50 तो 50 सर है सर। हाँ सर।
50। तो सिंस मार्केट प्राइस कितना है, P0 कितना है, इतना जल्दी क्यों भूलते, मार्केट प्राइस कितना है 60, सिंस P0 60 equals to 60 is greater than IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू से 60 ज्यादा है ना, तो स्टॉक ओवर प्राइस्ड है ना, 50 होना चाहिए, 60% चल रहा है, ओवर प्राइस है ना, स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड एंड शुड नॉट बी परचेस्ड। लेकिन फिर इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, कई बार क्या होता है जब कोई स्टॉक ट्रेंड में रहता है ना, वो प्रीमियम वैल्यू में चलता है, तो लोग अगर सिर्फ इसको सोचेगा ना तो मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेंड में शेयर का दाम ज्यादा ही चलता है, जो शेयर का ट्रेंड चलता है वो प्रीमियम वैल्यू में ही चलता है, कोई भी बड़ा कंपनी में, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जब कोई कंपनी का शेयर परचेस करता है ना, नॉर्मल मानो प्राइवेटली डील हो रहा है, तब ये सब चीजें बहुत इजीली अंडरस्टैंड होता है, मतलब यूज हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी किसी कंपनी के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रॉपरली एप्लीकेबल सर होगा। हाँ बोलो सर। सर जैसे अभी मार्केट में किसी शेयर का बीटा हम लोग कैसे जानेंगे? सर वो उसका डेटा भी मिलता है एनएससी के साइट में शायद मिल जाता है, या फिर जब तुम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करोगे ना तो उसमें आपको डेल्टा का मिल जाता है कि कितना सेंसिटिविटी है, कितना चेंज हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सिखाया जाता है सर। और बीटा का डेटा भी आपको मोस्ट प्रोबेबली एनएससी के साइड में मिल जाएगा, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। ओके अच्छा सर। ठीक है, मेरे को मिलेगा ना, मैं शेयर करूंगा, ठीक है, कि करेंटली किस स्टॉक का कितना बीटा चल रहा है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का कोई उपाय है कि नहीं, मैं मार्केट डेटा ट्रैक करके आपको बताऊंगा। ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शन ग्रीक बोल के एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर काफी डेटा ट्रैक हो जाता है, ऑप्शन ग्रीक, उसमें डेल्टा, फिर आपका गामा, ये सब चीजें डेटा मिलता है, ठीक है, उसके बेसिस में मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, सीखना पड़ता है। कितना, क्यों 0.14 माइनस 0.04 कितना आएगा, हाँ 0.14 माइनस 0.04 कितना है, हाँ देखो, अच्छा रुको सर, किसी किसी का दिक्कत हो रहा है, 0.14 माइनस 0.04 कितना होगा, 0.1, और 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 0.1 50। शायद फोन में मेमोरी ऐड है, देख कमर्शियल कैलकुलेटर यूज कर, ठीक है सर, समझ में आया। तो शुड नॉट बी परचेस्ड होगा, हाँ ये शुड नॉट बी परचेस्ड होगा, क्योंकि हमारा सिंपल काम है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि महंगा चल रहा है मत लो। बाकी वो रियल लाइफ स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो इमोशनली ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है, वो अलग चीज है, उसका अलग एनालिसिस कॉन्सेप्ट है। कई बार मार्केट प्राइस ट्रेंड में होता है, सर जो लोग, मिल गया बीटा कहाँ से मिलता है? मिल गया, कहाँ से मिला, जेरोदा में आपका कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल्स में जाओगे, यहाँ पे बीटा रिटर्न सब लिखा हुआ है। चलो मिल गया युवराज सिंह को बीटा मिल गया, जीरोधा में वो बीटा ढूंढ लिया, स्टॉक का बीटा मिल गया उसको, बीटा इन जीरोधा लिखने से दिखा देगा। नहीं सर, आप जेरोदा में कोई भी स्टॉक खोलिए ना, उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको फंडामेंटल्स दिखेगा ऐप में। जो उसके अंदर मिल जा रहा है, हाँ ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, एनएससी पे भी मिलता है बीटा का डेटा। ये देखो बीटा मेथोडोलॉजी, बीटा कैसे निकाला जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स है, अभी आप लोग उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, छोड़ो बाद में दिखा देंगे सर, हाँ बीटा ऑफ स्टॉक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल जाता है, जैसे वो फंडामेंटल्स में निकाला ना, इस तरह से इसको हमेशा एकदम
अभी दिखाओ चलता रहता है। अभी घर पे बैठा है तो निकाल लिया बैठे बैठे। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? क्यों? 0.14 माइनस 0.04, ये करने से कितना आएगा? पॉइंट 0.10 0.1 और 5/0.1 करना। छोड़ छोड़ो, माथा खराब हो गया, कैलकुलेटर का माथा भी खराब हो गया। तेरा भी माथा गुम हो गया। वो हो जाता है कभी कभी, मेरा भी होता है। कहीं कभी पढ़ाते पढ़ाते ना कैलकुलेटर में एक ही चीज 3 बार 4 बार करते रहते हैं और बार बार गलत आ रहा है। सबका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ, एंग्जाइटी हो जाता है। कैलकुलेटर का यूज बहुत संभाल के करना चाहिए, मतलब बहुत ही पीस माइंड में करना चाहिए। एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड of ₹20 for the year just ended. If sustainable growth rate is 6% forever. If sustainable growth rate is 6% forever. If मतलब ये if से देखो सर, हमेशा तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन समझने के लिए assumptions ले रहे हैं। 6% forever and equity capitalization rate is 18%. Find out the intrinsic value of the stock. चलो बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। कितना होगा? कास्ट D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। D1 कितना है? हाँ, 115 111.05 166.67। सबका ही आ रहा है, देखो तो किसका क्या आया। सर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला है कि डिविडेंड दे रहा है 20%, ग्रोथ है 176.67। अच्छा, एक लेटेस्ट आंसर मिला 176.67, एक आंसर मिला 166.67 और एक आंसर मिला 115.11.05। किसका सही है? हाँ, अमर। तेरा कितना है? 166.67। दाल में कुछ काला है क्या? देखते हैं कौन सही है। चलो, तो एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, इफ सस्टेनेबल ग्रोथ 166.67 में वोट ज्यादा आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, 6% पर एनम फॉर एवर एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 18%। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। पहला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है?
फर्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोग? लास्ट क्वेश्चन में डिविडेंड देगा 5% नेक्स्ट ईयर बोल दिया था। ग्रोथ रेट वहां पर 4% बोला था, यहाँ पर 6% बोला। इस क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, बोलता है कि एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ ₹20 फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। ईयर जो खत्म हुआ उस ईयर के एंड पे उस डिविडेंड देगा 20। तो अगर ग्रोथ रेट 6% करके है तो वो ग्रोथ रेट ईयर एंड में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मैंने मेरा एक्चुअली 20% चल रहा था, ठीक है, एवरी ईयर डिविडेंड। लेकिन अगर हर साल डिविडेंड ग्रो करेगा तो ईयर एंड खत्म हुआ तो नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड दिया जाएगा उसमें ग्रोथ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना, हर साल डिविडेंड बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि ₹20 में देखो डिविडेंड मिलता है लेकिन मेरा ग्रोथ है 6%। इसका मतलब है कि हर साल मेरा डिविडेंड 6% करके ग्रो करेगा, तो इसको इंटू करना है 1.06 से। इसको डिवाइड करना चाहिए 0.18 माइनस 0.06 से। ये फर्क है इस क्वेश्चन में। Estimated paid dividend of ₹20 for the year just ended. If sustainable growth rate is 6% forever and equity capitalization rate is 18%, find out the intrinsic value. सर जब हम लोग इंटू करते हैं ना 6%, देखो काफी लोग मेरे को सवाल कर रहे हैं जैसे 20 के साथ मैंने 1.06 क्यों इंटू किया। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंपाउंडिंग रूल है। ये रूल ये है कि जब हम लोग कंपाउंड करते हैं, अगर ग्रोथ 6% है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ वी इन्वेस्ट ₹1 देन वी विल गेट बैक। ध्यान से सुनना, जब हम लोग किसी जगह में कोई मुझे बोल रहा है, बैंक बोल रहा है कि 6% रिटर्न देंगे, तो 6% का मतलब क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाई 100 माने 0.06। इसके साथ हमें इंटू कितना करना पड़ता है, प्लस कितना करना पड़ता है? मैंने जब मेरे को रिटर्न मिलेगा प्रिंसिपल पे मिलेगा और इंटरेस्ट में मिलेगा, है ना? तो 1% के बदले मेरे को 0.06 मिलेगा माने 6%। तो जब मेरे को वापस किया जाएगा 1% भी किया जाएगा और 0.06 भी किया जाएगा, तो +1 करते हैं, कितना होगा? समझे? इसलिए डायरेक्ट 6% नहीं होगा या डायरेक्ट 0.06 नहीं होगा, 1.06 होगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट समेत मिलेगा, है ना? तो इसलिए आपका वैल्यूएशन 20 इंटू 1.06 करना चाहिए, मैंने इंटू 20, तो कितना होगा? 21.2। अब 21.2 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 0.12 कितना होता है? 176.67। मैंने चौथा का आंसर एक मात्र सही निकला है। वेरी गुड था, ठीक है। तो ये आ गया 21.2 डिवाइडेड बाई 0.12 इक्वल्स टू 176.67। दिस इज द राइट आंसर। समझे सर? यहाँ पर ग्रोथ था, वो ग्रोथ को इंटू करना था, फिक्स नहीं किया था इसको। पहले वाला क्वेश्चन में बोल दिया था एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹5 नेक्स्ट ईयर, दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4% पर annum forever। और इस क्वेश्चन में क्या बोला? Estimated paid dividend of ₹20 for the year just ended if sustainable growth rate is 6% forever। मैंने हमको ग्रोथ को दिखाते हुए क्लियर है भाई? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली नहीं, ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तुमको लगेगा कि मैं तो सही करके आया, बट एक छोटा सा लाइन का मतलब नहीं तुमने कोशिश किया जानने। अच्छा अच्छा, कुछ इसी तरह का कुछ होमवर्क दे देंगे, अभी तक जितना अप्रोच मैंने करवाया उसके बेसिस में कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए दूंगा। लेकिन उससे पहले एक न्यू कॉन्सेप्ट और स्टार्ट करते हैं। देखो, इसी डीडीएल मॉडल में ही एक कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है
मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम। डीडीएम का ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम। मल्टीपल ग्रोथ मिलता है, समझा था कैसे मिलता है? हाँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। कितना अप्रोच था? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग। उसमें सीएपीएम करा दिया, रियलाइज्ड भी करवा दिया, ग्रोथ और डिविडेंड को लेके बातचीत चल रहा है, अर्निंग प्राइस अप्रोच में बाद में बात करते हैं। अर्निंग प्राइस में बात की, ईपीएस का यूज किया तो ठीक है, आगे और भी कर लें। अब ये डीडीएम सबसे सेलिब्रेटेड है, सबसे पॉपुलर है डीडीएम। आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग जो मतलब शेयर का दाम वैल्यूएशन करते हैं ना, वो डीडीएम से करते हैं सबसे ज्यादा। एक एग्जांपल देखो, एक्स लिमिटेड पेड डीपीएस ऑफ ₹20। डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर। तो मल्टीपल ग्रोथ डीडीएम क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड पेड डीपीएस ऑफ ₹20 for the year just ended. DPS is expected to grow at 40% per annum. Per annum means per year. For 3 years. Beyond 3 years, growth rate will be 4% per annum. Will be 4% per annum forever. If equity capitalization rate, if equity capitalization rate is 14% per annum, find out value of this share. Find the value of the पहले वाला जो क्वेश्चन चल रहा था वो था कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट एक ही रेट में चलता रहेगा, बट ये कंपनी का कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, मल्टीपल ग्रोथ है। ये रियल लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है, रियल लाइफ में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे कंपनी डिविडेंड बहुत देता रहता है, कोल इंडिया, आईटीसी, ठीक है, बहुत सारे शेयर है जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देता रहता है। तो ये सब कंपनी का वैल्यूएशन इसके बेसिस में आप कर सकते हो। डिविडेंड ऐसे गूगल में लिख सकते हो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, आपको काफी डेटा ऐसे भी मिलेगा। मनी कंट्रोल में जैसे ये देखो, जियो फाइनेंशियल्स लेटेस्ट डिविडेंड कितना अमाउंट दिया, कितना पर शेयर का दिया, सब डेटा देता है। ये देखो डिविडेंड यील्ड एज दीज प्राइसेस, वेदांता, नर्मदा, हिंजिंग, डोम्स इंडस्ट्रीज, पंचाली, बहुत सारे मिलेगा आपको। यहाँ पर डिविडेंड का परसेंटेज भी दे रहा है, ये देखो, ठीक है, देख रहे हैं? डिटेल्स देखना है, डिविडेंड हिस्ट्री में जाके व्यू कर सकते हैं। तो जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कंपनी जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देते हैं उस कंपनी का शेयर में ही पैसा लगाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एवरी ईयर एक डिविडेंड बनता जाता है, फिक्स देता रहता है। अब कई बार वो डिविडेंड का परसेंटेज बढ़ता भी है, कभी कभी डिविडेंड का परसेंटेज गिरता है। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, सरप्लस मनी, वो लोग शेयर मार्केट में, ये भी एक तरीका है पैसा लगाने, वो सिर्फ डिविडेंड पे स्टॉक में पैसा लगा के एक रेगुलर रिटर्न अर्न करता रहता है, ठीक है।
चलो अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2 स्टेज DDM, है ना? ये 2 स्टेज का DDM है। हाँ, the entire mechanism of solving is picturized below. Mechanism of solving is picturized below. मैंने बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पिक्चर माइंड मैप बनाना चाहिए। तो क्या होगा माइंड मैप, वही बताते हैं। स्टेज 1 में कंपनी आपको क्या बोला, ग्रोथ देगा 40%, है ना? 40% ग्रोथ देगा ईयर ऑन ईयर। स्टेज 2 में कंपनी आपको बोला 4%, ठीक है? तो यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह का है ना। एक माइंड में एक लाइन बना दो जिसपे 0 ईयर, 1, 2, 3 और इसके बियॉन्ड में 4, 5 इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो फर्स्ट 3 ईयर तक क्वेश्चन में देखो, बियॉन्ड 3 इयर्स ग्रोथ रेट इज 4% एंड अप टू 3 इयर्स ग्रोथ रेट इज 40%। तो इसका मतलब है कि 0 ईयर मैंने जब स्टार्ट हो रहा है, फिर फर्स्ट ईयर इसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर भी डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर भी डिविडेंड मिल रहा है, और इस तरह से डिविडेंड चल रहा है। नाउ आपको इसका समझना पड़ेगा सर कि ये जो D1 हमें फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। ये जो डिविडेंड सेकेंड ईयर के एंड में मिल रहा है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, यानी ये स्टेज 1 का। D3 जो आपको थर्ड ईयर के एंड में मिल रहा है, इसका भी चाहिए। सिमिलर तरीके से जो D4 इसका भी चाहिए, D5 इसका भी चाहिए, एंड इन्फिनिट लेवल तक जो जा सकता है इसका भी चाहिए। ये स्टेज 2, दिस इज स्टेज, दिस इज द माइंड। नाउ सर जो इनफाइनाइट लेवल तक जाता है इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या है बोलो तो, बोलो। इनफाइनाइट लेवल तक जो जाता है उसका फॉर्मूला पता है हमें, क्या है फॉर्मूला? मैंने बेसिकली अगर आपको D3 में अगर आप D3 अगर आप निकालना चाहते हो तो आप D4 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस G करके निकाल सकते। ये फॉर्मूला भी यूज किया ना आप, इनफाइनाइट लेवल तक फॉरएवर तक अगर मेरा डिविडेंड मिलेगा, अगर मुझे करंट ईयर का चाहिए, नेक्स्ट ईयर में इतना इतना मिलेगा, तो आप उसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे? तो D3 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस G, ये तो मिल जाएगा, बट इसका क्या होगा कालिया? अच्छा समझा। स्टेज 1 पिक्चर बना दिए ना, पिक्चर बना लिए ना? हाँ नहीं बना? आप लोगों के समझाने के लिए ही है सर। बाद में जब कॉपी खोलोगे ना फाइनेंस का, तो कॉपी देख के पढ़ के भी समझ में आना चाहिए। ऐसा लिखो, ये सब लाइफ लॉन्ग एसेट बन जाता है, जिंदगी भर काम आता है। क्या समझ रहे हो आप लोग? आपको ये बेसिक सब पढ़ाई लग रहा है, आगे जाके ये जिंदगी का एक एसेट बन जाता है। हाँ, लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है लिखना पड़ रहा है, पेन चल रहा है, अब बिलीव भी नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान अपने आप को भरोसा नहीं करता है वो नास्तिक है। सर हम तो सुने थे जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक। ओल्ड रिलीजन ये कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विवेकानंद जी अपने किताब में लिखता है कि पुराना रिलीजन बोलता है कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो नास्तिक, और नया रिलीजन कहता है कि जो अपने आप को विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक।
ठीक है, मेरा कहना नहीं। हाँ ठीक है, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए ना, और मेरे अपना सीखा हुआ हर चीज पे भरोसा होना चाहिए। प्रॉब्लम वही हो जाता है जब अपने सीखा हुआ पे भरोसा नहीं होता है। बोलते तुमने क्या किया, बोले ये सीखा मैंने, वो कोर्स किया, वो डिग्री लिया, काम क्या आता है, कुछ नहीं। तो क्या सीखा, क्या कोर्स किया, 15 साल तक कॉलेज का क्या पढ़ाई किया, 15 साल, KG1 से लेके ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर तक 15 साल पढ़ लिया, क्या आता है, कुछ नहीं। क्या मतलब ऐसा पढ़ाई का। इसीलिए चीन देखते देखते आगे निकल जाएगा, हम लोग अभी भी झींगा छीलते रहेंगे। हो गया सर, आपका नाम लेके ना मेरे मुंह से डायलॉग बज आ गया। सर आपका काम ही क्या है डायलॉग बाजी छोड़ के। अरे भगवान, सबको कुछ ना कुछ काम दिया है, मेरे को एक ही काम दिया, डायलॉग दो। मैं अपना धर्म नहीं मान, डायलॉग देने। सुनो, तो D4/RE माइनस G काम आएगा इस फॉर्मूला का। अभी स्टेज 1 पे कैलकुलेशन करो। हाई ग्रोथ पीरियड, जब कंपनी आपको हाई ग्रोथ के हिसाब से डिविडेंड दे रहा था। फर्स्ट 3 ईयर, पहला 3 साल, ईयर्स, कॉलम बना लो, डिविडेंड एंड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 14%। 14% क्यों, दिस इज योर कैपिटलाइजेशन रेट, आ रही है ना, मैंने आपको इतना तो शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड दे रहे हैं आप, क्वेश्चन क्या बोलता है, सर 20 रुपीज मेरा डिविडेंड चल रहा था, है ना, ईयर एंडेड जस्ट में 20 रुपीज डिविडेंड चला था। अब नेक्स्ट ईयर कितना दोगे, 40% ग्रोथ करके दोगे, तो 20 का 40% कितना होता है, 20 का 40% कितना होता है, इसका 40% 8% होता है ना, 8% होता है। तो लास्ट ईयर 20 था, 28 हो जाएगा, थैंक यू। ठीक है, तो ईयर 1 में 28, ईयर 2 में 28 का 40% करो। 28 का 40% करो, 39 पॉइंट, मैंने प्लस कितना करना है, 28 प्लस 28 करो, 39.2। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना हो रहा है, 39.2। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, 40% कर ग्रोथ कर रहे हैं, फिर 39.2 पे फिर 40% ग्रोथ करवाओ। ओए, अच्छा बोल, टोटल करके बोल। 88 ना, सॉरी 88, 54.88। जो लोग ऑनलाइन में हो रहा है ना, कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा छा गया, क्या बात है। हाँ सर। युवराज सिंह चुप क्यों हो गया, नील, शालिनी, तथा अभिजीत। सर और लिख नहीं पा रहे इसलिए चुप हो गए। अच्छा, युवराज सिंह चोटिल हो गया है। रिटायर्ड हार्ट हो चुका है, हाथ काम नहीं कर। 6 चक्कर लगाएगा कि नहीं। अच्छा देखो, ईयर 1 में 28 का डिविडेंड था, तो 28 को जो डिविडेंड था, अब प्रेजेंट वैल्यू 14% है। मतलब समझो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने जा रहा हूँ, टाइम वैल्यू मनी का अप्रोच है। टाइम वैल्यू मनी पे यही चीज बार बार समझा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी चीज का फ्यूचर को समझने से पहले उसका प्रेजेंट को समझना पड़ता है। आप अपना फ्यूचर को देखना चाहते हो, पहले अपना प्रेजेंट को देखो। आप अपना फ्यूचर को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, अरे अपने आप को कहीं तो देखना चाहते हो भाई, उसको बोल रहे हैं। अपना कुछ तो इमेजिनेशन होगा कि मैं जिंदगी में ये बनना चाहता हूँ। एमलेस वाले भी कहते हैं एम होता है ना, एमलेस बने का भी, एमलेस होने का भी तो एक एम होता है कि भाई मैं एमलेस बनूंगा, वो भी तो एक एम है। जो बोलते हैं मेरा कोई एम नहीं है, वो भी एक एम है। कभी ऐसे सोचा नहीं ना, आगे से सोचना।
शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो इंटरव्यू में शाहरुख खान बता रहे हैं उसका पापा उसको, वो लोग तो पठान है, अगर उनका जड़ देखा जाए तो अफगानिस्तान का है। तो शाहरुख खान का पापा का उम्र बचपन अफगानिस्तान में काफी गुजरा है तो वहां पर चारों तरफ पर्वत है। तो उनका पापा, शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरा पापा जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल फेलियर है। सक्सेसफुल फेलियर, जिंदगी में बहुत कुछ करने का कोशिश किया बट किसी भी चीज में वो सक्सेस नहीं हो पाया। लास्ट में फिल्म इंस्टीट्यूट में एक कैंटीन चला था और वहां पर शाहरुख खान कैंटीन में रेगुलर विजिट करता था पापा को, और उसके चक्कर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट से मिलना जुलना और उससे इंस्पिरेशन मिलके वो एक्टर बनने का सोचा, वो अलग बात है। तो उसका पापा उसको डायलॉग देता था, ये शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि तुम्हारे उम्र में तो हम नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे। तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे। कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। तो एमलेस होना कोई खराब बात नहीं है, जो कुछ नहीं करते, हाँ, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। तो ज्यादा एम रह के भी बहुत ज्यादा कोई तीर मार लेते, ऐसा भी बात नहीं है। कहीं पर ऐसे भी होते हैं कि बिना कुछ एम लगा के भी बहुत बड़ा तीर मार लिया जाता है। बस एक चीज होना चाहिए, कर्म करने का इच्छा होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे तो पापड़ कुछ नहीं मिलता है भाई, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो, सीखते रहो। पता नहीं है एम अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिल जाएगा, क्या पता। इसको बोलते हैं कर्मयोग एज पर गीता। फल का आशा ना करके जब इंसान कर्म करते हैं उसे कर्मयोग बोलते हैं। आप गीता बोलेंगे तो लोग बोलेगा धार्मिक बात कर रहे हैं, छोड़ो सर, पढ़ाई में आ जाते हैं। ठीक है, शाहरुख खान का पापा ने जो ज्ञान दिया वही बात किया। ठीक है सर, कहाँ का बात को कहाँ जोड़ते रहते हो। प्रेजेंट वैल्यू हर चीज का होना चाहिए। जैसे मैं अब क्यों बोला इसको, अरे बीच बीच में थोड़ा मजाक भी हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या है भाई, 14% प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड, माता खराब, मैं भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ। मैंने क्या बोला उनको कि भाई तुम अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो। तो फ्यूचर में बंदे अपने आप को जहां देखना चाहते हैं उसके लिए उसको पहले अपना प्रेजेंट देखना पड़ेगा। सिमिलरली कंपनी में जब डिविडेंड देता है, 1 साल बाद 28 रुपया देना चाहता है, तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा ये पता करना जरूरी है। 1 साल बाद 28 देंगे, कैपिटलाइजेशन रेट 14% है, तो अगर इस रेट में हम इसको डिस्काउंट करें तो आज का रेट पता लगेगा। इसका सिंपल मतलब समझाते हैं। बैंक हमें बोलता है कि आप हमें इतना इंटरेस्ट में इतना इतना दिन बाद लोन पे करना, या फिर आपको बोलते हैं कि आपको हर महीने इतना इतना करके पेमेंट करने से आपको इतना रिटर्न मिलेगा। हम लोग फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फ्यूचर को समझने के लिए पहले प्रेजेंट देखना पड़ता है। इसका डिस्कशन मैं कहाँ करता हूँ डिटेल्स में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। जिन लोगों का मिस है उनको करना पड़ेगा बैकअप से, और ये बाद में लाइव मिलेगा तो भाई लाइव कर लेना। लेकिन टीबीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीबीएम नहीं समझा वो फिनेंस में अपने आप को बना नहीं पाएगा। बहुत जरूरी चीज, बहुत जरूरी। ये टीबीएम का ही कॉन्सेप्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर हाथ में उठाओ, शस्त्र उठाओ, बस शस्त्र उठाओ कैलकुलेट करो। 14% रेट में 28 का प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है कैलकुलेटर में, 14 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.14। 0.14 को 2 बार डिवाइड मारो। 2 बार, क्या मैं सही कर रहा हूँ, भूल गया। 14 डिवाइडेड बाई, एक सेकंड दादा प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूलाটা কি ছিল ভুলে গেলাম তো। 14/100, 14/100 মানে 0.14 प्लस 1, फिर उसको डिवाइड करना, सॉरी 0.14 प्लस 1 को, ऐसा 14 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया है ये प्रभु, हाँ कोई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। 14/100
+1 करो, 1.14, इसे डिवाइड करो, डिवाइड करके एक बार इक्वल मारो, इसको इंटू कर दो 28 के साथ। फिर से दिखाता हूं, कैलकुलेटर में 14/100 क्यों किया? 14/100 इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट किया। इसका सिंपल मतलब होता है 1 टका डालने से 1 टका 14 पैसा मिलता है या देना पड़ता है, ठीक है। +1 इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रिंसिपल को ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब वापस करना होता है प्रिंसिपल समिट करना होता है। अब इसे डिवाइड इसलिए किए क्योंकि हमें पीछे जाना है। कंपाउंड इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। कंपाउंड का मतलब होता है सामने जाना, तब वो इंटू होता है, और डिस्काउंट का मतलब होता है पीछे आना। और हम लोगों को पता है कि भाई 1 साल बाद 28 टका डिविडेंड मिलेगा, बट हमें कंपनी को ये नहीं पता कि 28 टका का 1 साल बाद का आज का वैल्यू कितना है। तो 1 साल बाद का वैल्यू पता है, 1 साल आज का वैल्यू पता नहीं। We know the 28 after 1 year, but we don't know the 28 value in today's value. समझे कि नहीं? ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिस्काउंट करना है। हमें क्या करना है? डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट करने के लिए हम लोग डिवाइड दबाएंगे। तो आप अपने कैलकुलेटर में 1 बार 2 बार 3 बार जितना मर्जी डिवाइड मार दो, क्योंकि कई बार कुछ कैलकुलेटर में कैलकुलेटर को पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, तो 1 बार दबाने से कई बार वो रेस्पॉन्स नहीं करता। तो अब 2 बार 3 बार भी कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि भाई हमें डिवाइड करना है, और कुछ नहीं। फिर इक्वल दबाओ 1 बार, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये 1 साल का डिस्काउंट फैक्टर है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। बीकॉम लेवल के क्वेश्चन में, बीकॉम लेवल में जो फाइनेंस का क्वेश्चन होता है उसमें डिस्काउंट फैक्टर दे देता है। तो स्टूडेंट क्या करता है? डिस्काउंट फैक्टर के साथ सिर्फ इंटू करके कैलकुलेशन कर लेता है। नॉर्मल बीकॉम बीबीए लेवल के क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट हम लोगों को इसको समझना है कि कहां से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो 87719 ये पूरा दे दिया, डिस्काउंट फैक्टर है। इसको इंटू कर दो 28 के साथ, कितना मिला? 24.56। प्रोसेस से घबराओ मत, धीरे धीरे आदत हो जाएगा और इस चीज को एंजॉय करोगे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास एक बार सुनना पड़ेगा जिसका भी नहीं हुआ। तो 24 हाँ, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि D1 इन टुडेज वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है। 1 साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा वो समझ में आ रहा है, बट आज का वैल्यू कितना है? 2 साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा पता है, बट आज का वैल्यू कितना है? 3 साल बाद क्या डिविडेंड मिलेगा उसको पता है, लेकिन आज का वैल्यू कितना है? बैंक हमें बोलता है ना कि इतना इतना पैसा डालते जाओ, 1 साल बाद इतना मिलेगा। इंश्योरेंस वाले समझाते रहते हैं ना, इतना इतना प्रीमियम भरो, 3 साल बाद 5 साल बाद इतना देंगे। 3 साल बाद का कभी भी तुम्हें इंश्योरेंस वाले, जो इंश्योरेंस एजेंट समझाते हैं, या जो म्यूचुअल फंड वाले समझाते हैं, या जो बैंक वाले समझाते हैं, वो तुम्हें कभी भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं समझाएगा। वो सिर्फ हम लोग जैसे लोग समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अब तुमको फ्यूचर का लोभ दिखाता है, प्रेजेंट में उसका क्या सिचुएशन है वो तुमको कभी नहीं बताएगा। समझे? तो आप लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन रहे हो, आप जो भी फ्यूचर का लोभ आपको दिखा रहे हैं ना, उसको आज में कन्वर्ट करके देख लो कि भाई तुम्हारा आज का वैल्यू कितना है। क्योंकि आज समझना आसान होता है ना, कल समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई अगर तुमको बोलते कि भाई 1 लाख टका आज लेना है कि 1,20,000 1 साल बाद लेना है, क्या लोगे? 1 लाख टुडे या 1,20,000 1 ईयर बाद? 1 साल बाद। दर्श बता रहे सर 1 साल बाद 1,20,000 लेंगे, 1 लाख नहीं लेंगे। दर्श इसलिए बता रहा है क्योंकि 1,20,000, क्योंकि मार्केट में अगर मैं कहीं पर भी पैसा रखूं 20% रिटर्न कहीं नहीं देता, ठीक है। इसलिए अगर कोई 1 साल बाद 1,20,000 देता है तो ये डील नक्की करना चाहिए। लेकिन अगर मानो कि कोई बोल रहा है 1 लाख टुडे और 1,03,000 1 ईयर लेटर, कौन सा चूज करोगे? 1 लाख। क्यों? 1 लाख। क्योंकि ये 1 लाख आप कहीं पर भी पार्क करोगे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, 7-8% तो मिल जाएगा कम से कम। तो आप खुद ही उसको 1,07,000 बना सकते हो। तो 1 साल बाद का 3,000 का क्या मतलब है?
इसलिए किसी भी चीज को अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो, ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि सिचुएशन क्या हो सकता है। समझ रहे हो सर? चलो अब धीरे धीरे और समझोगे तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। ठीक है चलेगा, ठीक ये यो हनी सिंगर। चलो 24.56, 39.2 का प्रेजेंट वैल्यू फटाफट करो, वही सेम मेथड में। 14 डिवाइडेड बाई 100 करो कैलकुलेटर में, 14 बाई 100 ऐसे याद रह जाएगा। 14 बाई 100 बार बार करने का जरूरत, 1.14 तो समझ में आ गया है ना? डिवाइड करो, ओहो सॉरी क्या आ गया मेरा, क्या क्या सब आ गया। 1.14 डिवाइड, मेमोरी में कुछ आ गया। 1.14 डिवाइड, इस बार इक्वल 2 बार मारो, 2 बार मारा, फिर जो आपका 39.2 था उसके साथ इंटू कर दो। ये जो फैक्टर है इसके डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, इंटू 39.2 करो, 30.16 आ गया ना? सिमिलरली और एक का निकाल लो, 3 और एक बार इक्वल मार के उसका भी फैक्टर निकाल के इंटू, हाँ बस इक्वल मारने से ही हो जाएगा, इक्वल मारो और फैक्टर निकाल के 54.88 के साथ इंटू करो, 0.6749 के साथ 54.88 के साथ इंटू करो, काम बन जाएगा। कितना हुआ? 37.04, तो इसका हो जाएगा 37.04 और इसका हो जाएगा 30.16, तीनों को टोटल करो, 91.76 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या निकला बोलो तो? ये निकला कि प्रेजेंट वैल्यू, ये जो भी तुमको फ्यूचर में 1 साल बाद 28, 2 साल बाद 39.2, 3 साल बाद 54.88 बोल रहे हैं ना, वो आज के डेट में अगर हिसाब लगाओ तो 91.76 है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, ये मतलब निकला। अब स्टेबल ग्रोथ पीरियड कितना है? स्टेबल ग्रोथ पीरियड माने 3 साल बाद, है ना? पहले ही देखो पिक्चर बना के रखा था, पिक्चर बना के रखा था। स्टेबल ग्रोथ पीरियड, इसमें D4 से चालू हो रहा है, तो D4 में डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड ऑफ द 4th ईयर कितना है? 54.88 इंटू कितना ग्रोथ है? 4% ना, तो 1.04 करेंगे, है ना? अरे 4% मैंने 0.04 और +1 करेंगे ना प्रिंसिपल समेत, कितना होता है? 57.07। देखो नहीं समझे कैसे आया, है ना? मेरा D4 का मेरा डिविडेंड चार्ज 54.88, है ना? सॉरी, D3 का डिविडेंड था 54.88, तो D4 का कितना होगा? 4% एक्स्ट्रा होगा, तो 4% इंटू कर देंगे तो 57.07 होना चाहिए। देयरफॉर प्राइस, क्वेश्चन क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ शेयर, है ना? तो आप अभी प्राइस कितना हो जाएगा मैंने 3rd ईयर के एंड पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर। 3 साल में शेयर का वैल्यू हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P3 यानी D4 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी, याद है ना? ये मैं आपको लिखा था यहाँ पे, अच्छा मैं शायद थोड़ा गलत लिखा दिया था, ये P3 होगा, P3 प्राइस 3 यानी P0 माने करंट प्राइस 3 साल बाद शेयर का दाम, P3 ठीक है। P3 माने D4 बाई RE माइनस जी, तो D4 कितना है? 57.07 डिवाइडेड बाई
RE माइनस जी कितना होगा 0.14 माइनस 0.04, 0.14 माइनस 0.04 करके बताओ तो कितना है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ थर्ड ईयर एंड। $570.7, ये तो 3 साल बाद का प्राइस है। तो 3 साल बाद जो प्राइस है इसको अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या करोगे। 570.7 तो 3 साल बाद है, इसको आज में कन्वर्ट करो। 14% रेट तुम्हारा कैपिटलाइजेशन रेट है ना, तो उस रेट में तुम इसको डिवाइड कर दो, माने 1.14 होल टू द पावर 3 कर दो। 1.14 क्यों, 14% मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, उस रेट में डिस्काउंट करना है क्योंकि कंपनी को इतना रिटर्न चाहिए शेयर होल्डर के लिए। तो 14% रेट में 3 साल का जो वैल्यू आएगा उसे तुम 570 के साथ इंटू कर दो, तुम्हें आज का वैल्यूएशन मिल जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का होगा, बहुत इजी है। 1.14 पता है आपको, इसको इसको आप टू दी पावर 3 है ना, तो टू दी पावर 3 माने मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू करना है डिवाइड की जगह, ठीक है। तो इंटू करोगे तो इंटू करने से एक इंटू नॉर्मली कैलकुलेटर काउंट कर लेता है और आपको 2 बार इक्वल देना है, 1 बार 2 बार, मतलब टोटल 3 बार, जितना आएगा इंटू करना है 570.7 के साथ। सॉरी गड़बड़ हो गया। अच्छा ये 845 नहीं 1.14 टू दी पावर 3 1.48154 570 से इसको 570 से इसको डिवाइड करो तो 570 डिवाइडेड बाई 1.4815 कितना आ रहा है 385। 570 डिवाइडेड बाई 1.4815 हाँ 385 টাকা 385 385 अप्रॉक्स, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर। ওটা ওকে, ওটা প্রবলেম না, যা তখন অ্যাপ্রক্স কথাটা লিখে দিবি, অ্যাপ্রক্স কথাটা লিখে দিবি, তাহলে आंसर কাছাকাছি ম্যাচ করে যাবে, অসুবিধা। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, स्टेज 1 प्लस स्टेज 2। स्टेज 1 कितना आया था 91.76 और अभी कितना आया 385, तो टोटल करो 476.76 नहीं कत होच्छे, ये हो जाएगा शेयर का एक्चुअल दाम। 2 स्टेज डिविडेंड में इस तरह से शेयर का एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। घर पे एक बार इसको रिवाइज करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और कुछ पुराना जो नॉलेज है उसके बेसिस में कुछ होमवर्क दूंगा, एक बार घर पे ट्राई करना, मतलब CAPM और वो लास्ट दिन जो पढ़े थे उसके ऊपर, ठीक है, ट्राई करना सर, ठीक है। सर समझ में आया आप लोगों को, बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। सिमिलर कुछ क्वेश्चन भी देंगे नेक्स्ट दिन, आपको DDM रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ऑलमोस्ट हो गया, अब बस प्रैक्टिस चाहिए। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, एक साथ बॉन्ड डिवेंचर इक्विटी प्रेफरेंस सब लेके कैलकुलेशन सिखाएंगे। वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है और ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं, थोड़ा क्रिटिकल है पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं और होमवर्क जो दूंगा ट्राई करना सर, ठीक है। कल जिन लोगों का ऑफलाइन क्लास है एज पर शेड्यूल वैसा ही होगा, अगर बाई चांस नहीं होगा तो मैसेज जाएगा, ना होने का चांसेस नहीं है। টেক্সট আছে তো হ্যাঁ আছে 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 ক্লাস আছে হ্যাঁ। ओके सर, गुड नाइट सर, बाय गुड गुड नाइट सर, बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय।